स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग को समझना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब तक आप स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग को नहीं समझ पाते हैं तब तक आप बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म और दूसरे चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग को समझने के लिए ये देखना है कि जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो सबसे पहले उसमें दिखते हैं एटम्स। एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखिए, और क्यों एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो स्टेबल होते हैं। जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। अगर आप इसको देखिए, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये जो एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में ये स्टेबल हैं, और स्टेबल इसलिए हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो भी इन्हीं के जैसा अपने आप को बनाना चाहते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इसको करने के लिए एटम आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। कैसे एटम आपस में कंबाइन करते हैं इसको आप देखिए। सपोज कीजिए कि नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन है, ये दो एटम हैं, N2 बन गया है, ये एक मॉलिक्यूल है। इस तरह से ऑक्सीजन मिलकर के O2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करें, H2 और O2 को, तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से कंबाइन करें तो अमोनिया बनता है, NH3। ये सब मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो कैसे आपस में मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे और कौन किससे कंबाइन करेगा? जैसे यहाँ NH3 को आप देख रहे हैं तो एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, ये मिलकर के NH3 बना है। तो कैसे आप जानेंगे कि कितना एटम एक दूसरे से कंबाइन करें? एक नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे, या नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन ही क्यों कंबाइन कर रहा है, बाकी 4 हाइड्रोजन क्यों कंबाइन नहीं कर जा रहे हैं, 5 हाइड्रोजन क्यों कंबाइन नहीं कर जा रहे हैं? तो ये डिपेंड करता है उसके वैलेंसी पर। अब वैलेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल। वैलेंसी वो होती है कि लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो इसको कैसे आप समझेंगे? तो इसके लिए एक रूल ये है कि अगर किसी एटम के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 3 होगी, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 4 होगी। ये अप टू 4। अगर किसी एटम के लास्ट सेल में, किसी एटम के, ये लास्ट सेल है एटम का, कि लास्ट सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी, 3 है तो 3 होगी, और 4 है तो 4 होगी। इसका मतलब इतने ही बॉन्ड वो बनाएगा। किसी भी एटम के लास्ट सेल में अगर मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उनकी वैलेंसी आप कैसे निकालेंगे? तो उनकी वैलेंसी होगी, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस n, और जहाँ n होता है, ये n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सेल। यहाँ आप देखिए कि अगर किसी एटम के लास्ट सेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी होगी 8 माइनस n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखना चाहें तो सपोज कीजिए कि नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकेंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। ये 5 इलेक्ट्रॉन जो सेकेंड सेल का होता है, और सेल का क्या होते हैं K, L, M, N, ये हम लोग पहले से जानते हैं कि K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन, N में 32 इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी, सपोज कीजिए कि नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है जिसका एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी होगी, इसकी वैलेंसी अगर आप निकालना चाहेंगे तो इसकी वैलेंसी होगी 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए आप देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल करके
नाइट्रोजन हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड बनाता है, N H और H। तो आप देखिए कि लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 5 हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बना रहे हैं नाइट्रोजन के। 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा रह गया, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लास्ट सेल में मौजूद है, क्योंकि ये K सेल है, ये L सेल है। लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर आप ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लीजिए, ऑक्सीजन का लीजिए, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो फर्स्ट सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका तो K में 2 इलेक्ट्रॉन एंड L में 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इसकी वैलेंसी निकालना चाहेंगे तो इसकी वैलेंसी होगी 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल 6, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। इसका मतलब ऑक्सीजन अब 2 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, इसीलिए ऑक्सीजन को आप देखेंगे तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाता है। ये देखिए, आप हाइड्रोजन से देखिए 2 बॉन्ड बनाया है। अगर ऑक्सीजन के बीच में आप देखेंगे तो भी 2 बॉन्ड आपको दिखेगा। आप जहाँ भी देखेंगे, किसी एल्कोहल में आप देखिए, यहाँ भी ऑक्सीजन से 1 बॉन्ड ये है और 1 बॉन्ड ये है, 2 ही बॉन्ड आपको दिखेगा, 2 से ज़्यादा नहीं। तो ये है 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसके अंतिम सेल में, लास्ट सेल में कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। अब बॉन्ड बना रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे इसके 2 पेयर होंगे और वही उनके लोन पेयर कहलाएंगे। पेयर का मतलब होता है 2-2 में। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का 1 पेयर हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का 1 पेयर हो जाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे। मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब हाइब्रिडाइजेशन हम लोग समझेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है कि लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है। तो ये लोन पेयर हो गया, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया उसको हम लोग बॉन्ड पेयर के नाम से जानते हैं। तो ये 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। इसी तरह से अगर आप फ्लोरीन की वैलेंसी निकालना चाहें तो एटॉमिक नंबर होता है इसका 9। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसकी आप वैलेंसी निकालना चाहेंगे तो वैलेंसी इसकी होगी 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। तो इसीलिए सिर्फ फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है। आप देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड, सिर्फ एक बॉन्ड है फ्लोरीन से जो एटम जुड़ा हुआ है, चाहे हाइड्रोजन है चाहे दूसरे एटम जो भी हों। लेकिन अब आप देखिए कि इसके वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसमें से सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इनके 3 पेयर बनेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर बनेंगे। इसलिए आप देखते हैं कि फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर होता है जो लास्ट सेल में मौजूद हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसलिए फ्लोरीन पर आप देखिए कि 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो इस तरह से आप समझेंगे कि कौन सा एटम जो है उसकी वैलेंसी क्या होती है और कितने बॉन्ड वो बना सकता है। तो एक फटाफट समरी शीट में लिख देता हूँ कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। इसका एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 हो गया। अब आप देखिए कि इनका अगर कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम का देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम देखिए 2 एंड 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम का 2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, बोरान का 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 2 एंड 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का 2 एंड 7 इलेक्ट्रॉन, नियान का 2 एंड 8 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसकी वैलेंसी देखें तो हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होगी। तो हाइड्रोजन सिर्फ 1 बॉन्ड बनाएगा किसी से भी। हीलियम का लास्ट सेल फुल है, इसलिए बॉन्ड नहीं बनाएगा किसी से भी। लिथियम के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए लिथियम की वैलेंसी भी 1 होगी। बेरिलियम का 2 है, इसलिए बेरिलियम की वैलेंसी 2 होगी। बोरान के लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 होगी। कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। इसलिए जब आप कार्बन कंपाउंड को पढ़ते हैं तो चाहे CH4 आप देख लीजिए,
चाहे जो भी देखिए, कार्बन से हमेशा 4 बॉन्ड आपको दिखेंगे, चाहे सिग्मा चाहे पाई। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी होगी 8 - 5 मीन्स 3 होगी। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 - 6 = 2 वैलेंसी होगी। फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 - 7 = 1 वैलेंसी होगी। और नियान के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 - 8 = 0 वैलेंसी होगी। इसलिए नियान किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा और स्टेबल रहेगा। इसलिए नियान किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा और स्टेबल रहेगा, और ये इनर्ट गैस के फॉर्म में रहता है। अब एक अगला टॉपिक है एटम कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। तो इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाए। जैसे सपोज कीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आपस में कंबाइन कर रहे हैं, वाटर बन रहा है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। ये पहले हम लोगों ने देखा। तो इसकी वैलेंसी इसके साथ और इसकी वैलेंसी इसके साथ, जब 1 वैलेंसी रहती है तो लिखी नहीं जाती है, तो हाइड्रोजन को 2 लिख देंगे आप और ऑक्सीजन को वैसे ही छोड़ देंगे, तो H2O हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आप देखें, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3, जो हमने पीछे डिस्कस किया। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी लिखी जाएगी हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन की लिखी जाएगी नाइट्रोजन के साथ। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा N के साथ 1 वैलेंसी एंड H के साथ 3 वैलेंसी, तो NH3। अगर आप HF का स्ट्रक्चर देखिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है, तो अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन मिल रहे हैं तो इसकी वैलेंसी 1 होती है और इसकी वैलेंसी 1 होती है। तो अगर 1 वैलेंसी होती है तो मैंने पीछे डिस्कस किया कि लिखा नहीं जाएगा, तो इसलिए HF स्ट्रक्चर इसका हो गया। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बॉन्डिंग कैसे होती है, हाउ बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, अभी तो हमने देखा कि वैलेंसी इतनी है तो इस तरह से आपस में जुड़ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि हाउ बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, बॉन्डिंग कैसे होती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो हम जब भी एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो एटम के स्ट्रक्चर में यहाँ अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी इलेक्ट्रॉन को लेकर के बहुत सारी थ्योरीज दी गई है। इसी को लेकर के सेल की बात कही गई है, इसको हम लोग K, L, M और N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर सब सेल की बात कही गई है, सब सेल, जिसको हम लोग लिखते हैं S, P, D और F। इसके बाद बात होती है ऑर्बिटल की। तो K सेल में एक K को 1 भी लिखा जाता है, L को 2, M को 3, N को 4। ये सेल को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, K में एक सबसेल होता है ओनली S, L में 2 सबसेल होते हैं S और P, M में 3 सबसेल होते हैं S, P और D, और N में 4 सबसेल होते हैं S, P, D और जो S सबसेल होता है उसमें एक ऑर्बिटल होता है, S सबसेल में एक ऑर्बिटल, P में 3, D में 5 और F में 7 ऑर्बिटल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। जैसे S का में एक ऑर्बिटल है एंड P में आप देखेंगे तो 3 ऑर्बिटल आपको दिखेंगे, D में आप देखेंगे तो आपको 5 ऑर्बिटल दिखेंगे, 1 2 3 4 5, एंड F में आप देखेंगे तो आपको 7 ऑर्बिटल्स दिखेंगे। ये 7 ऑर्बिटल्स हैं। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसलिए S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। लेकिन ये ऑर्बिटल दिखते कैसे हैं, तो इसको समझने के लिए आप बहुत अच्छा मोबाइल पर एक ऐप है, मैं उस ऐप की सहायता से हेल्प से आपको समझाता हूँ कि ऑर्बिटल कैसे दिखते हैं। S कैसा दिखता है, P कैसा दिखता है, D कैसा दिखता है और F कैसा दिखता है।